25 जून है और 25 जून को काला दिवस काला दिन के रूप में जानते हैं। आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं 25 जून 1975 को काला दिन, काला धब्बा, खौफनाक दिन और दर्दनाक दिन के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्या हुआ था 25 जून को कि इसे काला दिवस के रूप में जानते हैं? तो 25 जून 1975 को मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी के निर्देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और ये आपातकाल की घोषणा ही उसे काला दिन, काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल को इमरजेंसी कहते हैं और आपातकाल कब, किन परिस्थितियों में होता है? अचानक, अप्रत्याशित, खतरनाक परिस्थितियों के समय आपातकाल लागू किया जाता है। संविधान में इसे अनुसूची 352 में शामिल किया गया है। आपातकाल 3 प्रकार का हो सकता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और आर्थिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण राष्ट्र में काम करता है, संपूर्ण राष्ट्र पर लगता है। राज्य आपातकाल किसी विशेष एक राज्य पर लगता है। जब उस राज्य में कोई गड़बड़ी होती है, कोई परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, आंदोलन छिड़ जाते हैं, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसे राज्य आपातकाल कहते हैं। और आर्थिक या वित्तीय आपातकाल यह आर्थिक संकट के समय होता है, जो अभी भारत में नहीं लगाया गया है एक भी बार। अब बात करते हैं कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लग सकता है। तो आपातकाल कब लगता है? जब हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ मिलकर जंग लड़ रहा हो, तब आपातकाल लग सकता है। जब हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर रहा हो, युद्ध का खतरा हो, तब आपातकाल लग सकता है। और तीसरी कंडीशन होती है कि हमारे देश में ही रहने वाले लोगों के मतभेद इतना बढ़ जाए, असंतोष इतना बढ़ जाए, उनमें तनाव इतना बढ़ जाए कि वे आपस में ही लड़ने लगे, आंदोलन करने लगे, तब तीसरा और मुख्य आपातकाल लागू होता है। और यही तीसरा आपातकाल आज ही के दिन 25 जून को मध्य रात्रि में लागू हुआ था। तो इस आपातकाल की वजह क्या थी? वजह जानने से पहले हम थोड़ा कुछ पिछले वर्षों की ओर चलते हैं। बात 1969 की है। 1969 में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और उस समय इंदिरा गांधी का शासन था। इस समय इंदिरा गांधी को सभी गुड़िया की तरह समझ रहे थे, एक शांत गुड़िया की तरह लोग इन्हें जानते थे। लेकिन आने वाला समय कुछ और ही था। इंदिरा गांधी सोचती हैं कि जो प्राइवेट बैंक हैं, उन प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उन प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक बनाया जाए, जिससे गरीबों तक, छोटे छोटे गांवों तक इन बैंकों का लाभ पहुंचाया जा सकता है। किंतु यह बात उनके लिए अच्छी नहीं थी, जो इन बैंकों के मालिक थे या इन बैंकों में शेयर होल्डर थे। उनके लिए यह बात अच्छी नहीं थी। वास्तविकता में यह बात अच्छी हो भी नहीं सकती थी। जैसे कि यदि आपके पास एक मकान है और उस मकान के आप मालिक हैं और आपसे यह कहा जाए कि इस मकान को अब आप हमें दे दीजिए, इस मकान पर हम अधिकार करेंगे, तो ये एक गलत तरीके की योजना थी, जिससे बैंकों में से एक मुख्य बैंक सेंट्रल बैंक हुआ करती थी। उस सेंट्रल बैंक के जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने इस बात को कोर्ट में याचिका के रूप में दर्ज करा दिया और कोर्ट क्या करता है, उस सेंट्रल बैंक के शेयर होल्डर के पक्ष में फैसला सुना देता है, जिससे क्या होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार और कोर्ट के बीच तनाव बढ़ जाता है और कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी को मानना पड़ता है। इसके बाद दूसरी घटना 1971 में होती है। 1971 में चुनाव आने थे। चुनाव के लिए फंड की आवश्यकता थी, जिससे क्या होता है कि इंदिरा गांधी चाहने लगती हैं कि जो रॉयल फैमिली हैं, उनके लिए पैसा दिया जा रहा है और इस पैसे को बंद करा दिया जाए, जिससे पैसे की तंगी से बचा जा सकता है और सरकार का खजाना भर जाएगा। तो वे क्या करती हैं कि उनकी जो रॉयल फैमिलीज को जो पैसा मिल रहा है, भेजा जाता है भारत सरकार द्वारा, उसको उन्होंने बंद कराने का सोचा। और ये पैसा जो है प्रिवी पर्स योजना के नाम के
तहत भेजा जाता था या दिया जाता था। यह योजना पहले ही भारत के गठन के समय बन चुकी थी, तभी से उनको पैसा दिया जा रहा था। लेकिन इनकी नीति यह थी कि अब उनको पैसा ना दिया जाए, जिससे रॉयल फैमिली जो है वे नाराज होने लगे। अब रॉयल फैमिली क्या करती है, कोर्ट में याचिका दर्ज कर देती है। कोर्ट इनकी याचिका को मान लेता है और एक बार फिर इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ती है। फिर क्या होता है, कोर्ट के फैसले को नहीं मानती और उनके विरुद्ध यही बात कहती है कि हम रॉयल फैमिली को कोई पैसा नहीं देंगे। अब 1971 में चुनाव होने थे, जिससे रॉयल फैमिली भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं। पटौदी परिवार से भी पटौदी साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किंतु वे इस चुनाव में हार जाते हैं। और यहाँ से सिंधिया भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और वे इस चुनाव में जीत जाते हैं। और इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 350-352 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी जो है जीत जाती है, जिससे कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में दबदबा हो जाता है और कांग्रेस पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। इंदिरा गांधी का पावर लगातार बढ़ रहा था। लोग इंदिरा गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि इंदिरा गांधी जो है वो इस तरह से मुख्यमंत्री का चयन करती हैं जिन्हें वो खास मुख्य रूप से जानती हो, उनको मुख्यमंत्री का पद देती हैं। इस तरह से उन पर आरोप लग रहे थे। और अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी यही आरोप लगते हैं कि वो अपने खास लोगों के लिए मुख्यमंत्री का पद देते हैं। इसी प्रकार से उन पर भी आरोप लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए लगातार कद और पावर के कारण कांग्रेस पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे और अधिकारी हुआ करते थे और नेता थे, वे लगातार भ्रष्टाचार में डूबते जा रहे थे। इसका अच्छा उदाहरण है गुजरात के चिमन भाई पटेल जो थे, वो इतना भ्रष्टाचारी हो गए थे कि लोग उनको चिमन चोर के नाम से पुकारने लगे। चिमन चोर की उपाधि दे दी थी उन्होंने। और वहां की जनता जो है वो प्राइम मिनिस्टर से यह आग्रह कर रही थी कि उन्हें सरकारी पद, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनका जमकर विरोध हो रहा था। जब वहां की जो जनता है जमकर विरोध करने लगी तो मजबूरी में प्रधानमंत्री को उन्हें चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। 1974 के समय एक घटना और है जो कि बिहार में घट रही थी। बिहार में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, किंतु बिहार में एक पार्टी अपना कद बढ़ा रही थी। वह पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नामी कार्यकर्ता थे जयप्रकाश नारायण छात्रों के साथ मिलकर एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो उनके इस आंदोलन में बहुत लोग शामिल होते हैं। काफी संख्या में इनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। यह इतिहास में जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है और लोग इसे जानते हैं जेपी आंदोलन के रूप में। उन्होंने सोचा कि हम यदि बिहार में भी इसी तरह की मांग करते हैं तो गुजरात की तरह यहाँ का भी मुख्यमंत्री जो है बदल दिया जाएगा। किंतु प्रधानमंत्री इस तरह के विचार में नहीं थी कि वहां के भी मुख्यमंत्री को बदला जाए। अब 1974 में एक घटना और सामने आती है कि 1974 में जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वो क्या करते हैं, रेल हड़ताल करते हैं, रेल प्रोटेस्ट करते हैं। रेल कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी सुख सुविधाएं, उनकी मजदूरी, उनकी वेतन को लेकर हड़ताल करते हैं और इस हड़ताल में बहुत लोग शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर लोग शामिल होते हैं और जमकर इंदिरा गांधी का इसमें विरोध किया जाता है। लोग नए नए स्लोगन बनाते हैं और इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं। स्लोगनों में कहते हैं कि पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का शासन डोल रहा है। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का शासन डोल रहा है। मतलब अब इंदिरा का शासन डोलेगा, कमजोर पड़ रहा है। इस तरह से लगातार जो है आंदोलन हो रहे थे, चल रहे थे। और 1973 में ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑयल के दाम तेजी से बढ़ा दिए, लगभग 300% दामों में वृद्धि कर दी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर हुआ। इसका भी जमकर विरोध किया गया। इंदिरा गांधी लगातार
जो है चारों तरफ से घिरती जा रही थी, उन पर लगातार मुकदमे और आंदोलन हो रहे थे। और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इसको डेमोक्रेसी कहती हैं कि ये सब डेमोक्रेसी का नाश कर रहे हैं लोग। इनको उन्होंने एंटी नेशन भी कहा। जो आंदोलन कर रहे थे उन सभी को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंटी नेशन कहती हैं और ये कहती हैं कि ये सब डेमोक्रेसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब 1975 मार्च में क्या होता है, ये मुख्य कारण माना जाता है। मार्च में क्या होता है कि इंदिरा गांधी और राजनारायण के मध्य में जो रायबरेली की सीट पर चुनाव हुआ था और इस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं और राजनारायण हार जाते हैं। तो राजनारायण जो है वह कोर्ट में याचिका लगा देते हैं कि इंदिरा गांधी ने यह चुनाव गलत तरीके से जीत लिया है और इसमें वह 14 अपराध जो है 14 आरोप लगाते हैं और इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। उन 14 अपराधों में से 2 अपराध सिद्ध हो जाते हैं। एक अपराध होता है उनका कि उन्होंने सरकार की सहायता लेकर, पुलिस की सहायता लेकर, सरकारी अधिकारियों की सहायता लेकर उन्होंने अपना भाषण देने के लिए ऊंचा मंच का निर्माण करवाया है। और उसमें यशपाल कपूर नाम के जो व्यक्ति थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे और सरकारी कर्मचारी का उनने उपयोग किया है। उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया था और उन्होंने उनका उपयोग करके इस चुनाव को जीता है, गलत तरीके से जीता था। और अनेकों उन पर अपराध लगाए गए थे कि इन्होंने आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया है और इन्होंने हवाई साधनों का उपयोग किया है चुनाव प्रचार में। तो इस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, किंतु इलाहाबाद कोर्ट ने केवल 2 आरोप ही सिद्ध कर दिए। ये आरोप मानो ऐसे लगते हैं जैसे किसी बड़े व्यक्ति पर एक छोटी सी गलती हो जाना और उस छोटी सी गलती के कारण ही हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित कर देता है और कहता है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें और अगले 6 महीने तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और आपकी सारी सुख सुविधाएं जो भी मिल रही हैं वो सब छीन ली जाएंगी। किंतु प्रधानमंत्री क्या करती हैं, अब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में 23 जून को याचिका दर्ज कर देती हैं और 24 जून को उनकी सुनवाई हो जाती है। 24 जून को जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के पक्ष में फैसला सुना देता है और यही कहता है कि प्रधानमंत्री की ही गलती है, उन्हें दोषी करार दिया जाता है। जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगली सुनवाई तक तो आप प्रधानमंत्री हैं, किंतु आने वाले दिनों में आपसे प्रधानमंत्री का पद छीन लिया जाएगा और 6 साल तक आपको चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। अब 24 को फैसला आने के बाद, इधर 24 को उनका फैसला आ गया। 24 को फैसला आने के बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया और जो विपक्ष के नेता थे वो इस बात का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे और वह कहते हैं कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को गिरा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। करो या मरो के नारे लगने लगे, लोग आंदोलन करने लगे, सड़कों पर कूद आए और देश में दोहरा तनाव बढ़ गया। दोहरा तनाव कैसा, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पीएम के पक्ष में थे, वे आंदोलन कर रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, इंदिरा गांधी जैसा हो। और उस समय जो पीएम के पक्ष में नहीं थे, जो पीएम का विरोध कर रहे थे, वो भी अपना बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे थे। वे पीएम के विरोध में रैलियां, आंदोलन और जागरूकता चला रहे थे। अब क्या होता है कि 24 के बाद 25 का दिन आता है। अब लगातार आंदोलन बढ़ रहे हैं देश में लगातार आंदोलन बढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ होने लगी है और प्रधानमंत्री के आवास को घेरा जा रहा है। दिल्ली में वहां पर तोड़फोड़ हो रही है और इस तरह से आंदोलन उग्र सीमा पर है और देश के अंदर तनाव बढ़ गया है और तनाव बढ़ गया है, देश के अंदर ही आंतरिक तनाव बढ़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे कारण थे, अंदर ही आंतरिक तनाव बढ़ गया। जब देश के अंदर आंतरिक तनाव बढ़ जाता है तब वह आपातकाल के क्षेत्र में आ जाता है और इंदिरा गांधी इस बात का फायदा उठा लेती हैं और आपातकाल की घोषणा लगाने के लिए
तैयार हो जाती हैं। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वह उस समय के राष्ट्रपति से मिलती हैं और आपातकाल की घोषणा के लिए साइन करा लेती हैं। अब आपातकाल की घोषणा के लिए साइन करा लेती हैं और उसी समय रात्र में कुछ चुनिंदा लोगों की लिस्ट बनाती हैं और उनके लिए गिरफ्तार करवाती हैं। उनमें सिंधिया, जेपी नारायण, अटल बिहारी, मुलायम सिंह यादव, राजनारायण, चरण सिंह आडवाणी, अरुण जेटली और देसाई साहब अनेक लोग होते हैं उसमें। इस प्रकार कहा जाता है कि उस दिन सुबह तक 75,818 लोगों को नजरबंद कर लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी सूचना दिए, जानकारी दिए, क्योंकि ये सारे लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे। ये सारे लोग विपक्ष के नेता थे। इन सारे लोगों से ही उनकी सरकार को खतरा था और उन्होंने सबसे पहले इन पर ही एक्शन लिया ताकि वो कुछ ना कर पाए। और एक्शन में उन्होंने क्या क्या किया? इस एक्शन में उन्होंने 25 तारीख की रात को एक लिस्ट बनाई, सभी को गिरफ्तार करवाया, पुलिस को निर्देश दिए और जो प्रेस होती हैं, जो न्यूज कंपनियां होती हैं, न्यूज़पेपर छापने वाली मशीनें होती हैं, वहां की बिजली को कटवा दिया रात में ही। 20 जून को सुबह रेडियो के माध्यम से इंदिरा गांधी सूचना देती हैं कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। ये सूचना आप सुन सकते हैं। इस प्रकार देश में आपातकाल लागू हो जाता है और ये आपातकाल जो है 21 महीने तक चलता है, लगभग 2 साल तक चलता है। पहले आपातकाल जो है 6 महीने तक लगाया जाता है, फिर उसमें 6 महीने लगातार 6 महीने करके ऐसे बढ़ोतरी की गई। उस समय माना जा रहा था, लोगों का कहना था कि जो देश है वो संसद से नहीं चल रहा था, वह इंदिरा गांधी के घर से चल रहा था। उस समय देश घर से ही पूरे देश पर नियंत्रण था और लगातार 6-6 महीने करके देश पर आपातकाल लगाया जा रहा था। इस आपातकाल में देश के जो नागरिक थे, उन नागरिकों के सारे अधिकार, सारे राइट्स छीन लिए गए थे। वो ग्रुप में नहीं रह सकते थे, वे आंदोलन नहीं कर सकते थे, वे लोगों के साथ मिल नहीं सकते थे। इस प्रकार से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और ये अधिकार जो है 21 महीने तक इसी तरह से उनसे छीने गए। ये था देश के अंदर ही चलने वाला आपातकाल। इसी आपातकाल में नसबंदी पर जोर दिया गया था। लगभग 70,000 लोगों की नसबंदियां की गई। उन्हें जबरदस्ती उठा कर ले गए, अस्पतालों में ले गए, बसों से उन्हें पकड़ कर ले गए, अस्पतालों में ले गए और उनकी नसबंदियां कराई गई। उन पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिए गए लोगों पर और महंगाई बढ़ गई। मजदूरों का बोनस नहीं दिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और विध्वंस हुआ। दिल्ली में अनेकों जगह लोगों को मारा पीटा गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो आम लोगों के इस तरह से लगातार राइट्स का जो हनन हुआ, इसलिए इस आपातकाल को काला दिवस, काला दिन के रूप में जानते हैं। ये वहां की लोगों की जनता के लिए बड़ा ही दुख का समय रहा 21 महीने। इसके बाद फिर जो चुनाव आया, उस चुनाव में जो जनता का गुस्सा था उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर उतारा। आपातकाल के बाद आने वाले चुनाव में वो हार जाती हैं और हार जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनती है और यह एक नई सरकार थी। पहली बार भारत में बीजेपी की सरकार आई थी और बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि कुछ हो, लेकिन उस समय जब आपातकाल चल रहा था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के अनुसूची में अनेकों परिवर्तन किए थे। उन्होंने सारा जो पावर है उनके अधीन कर लिया था, कानून और कोर्ट को बांध के रखा था और उन्होंने उसमें जो करेक्शन किए थे वे आने वाली नई सरकार ने उन्हें पुनः बहाल किया और उसे और कड़े कानून के रूप में, कड़े आपातकाल के रूप में लगा लिया, सुरक्षित कर लिया, ताकि भविष्य में कोई अन्य सरकार आपातकाल का उपयोग जो है दुरुपयोग के रूप में ना कर सके।